आदरणीय वायरस जी यानी दुबे जी ने फाइनली निर्णय ले लिया। अरे चंद्रगुप्त किसको बनाया जाए, यही निर्णय ले लिया उन्होंने और बड़े सोच समझ के उन्होंने ओझा जी का चयन किया अपने मन मस्तिष्क में। अब क्योंकि ओझा जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक ठाक थे बाकियों की अपेक्षा, और अपने आप में ही ज़्यादा घुले मिले, अपने आप में ही वो अपने आप से ही मतलब रखते थे, उनको ज़्यादा 3-5 नहीं आता था, तो उनका नाम उनको चयनित कर लिया। तो वायरस दुबे जी ने इसके तहत एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और ओझा जी को दे दिया, जिसके अनुसार ओझा जी ने आज अपने घर में सारे खबरियों की वार्ता रखी और इसमें सभी खबरिये बुलाए गए और वार्ता का समय रात्रि 12 बजे का था। हाँ जी, अब क्योंकि ओझा जी नहीं चाहते थे कि मोहल्ले में किसी को भी इस वार्ता की कानों कान खबर लगे। यह वार्ता अत्यंत गोपनीय मिशन थी प्रधानी के चुनाव को लेकर के। और जब सारे खबरी जुट गए तब ओझा जी ने एक एक करके सभी के चरण पखारने शुरू किए। द्रव्य, दक्षिणा, पुष्प, पत्र, इन सभी से सबका स्वागत किया, माथे पे सबके रोली कुमकुम का तिलक लगाया और तो और उन सब की आरती भी उतारी। बहुत बड़ा एकदम बोला कि जैसे मतलब अब सब कुछ यही लोग हैं और बाकी मतलब एकदम प्रतिष्ठित कर दिया उनका सम्मान करके सबको जो है, और उचित आसन पे सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। अब उसके बाद आदरणीय भाई साहब यानी ओझा जी ने बोलना प्रारंभ किया। इसके पहले सभी लोग इतने भौचक्के थे कि ईश्वर तुल्य सम्मान प्राप्त करके मतलब उनके लिए बड़ी अप्रत्याशित घटना थी कि भैया ऐसा क्या हो गया, कितना सम्मान मिल रहा है। खैर, एक तो ये संसार की पहली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कहा जाए गांव की, जो रात्रि के 12 बजे बुलाई गई थी ओझा जी द्वारा, और दूसरा सभी खबरियों को उनकी योग्यता से अधिक मिलने वाला सम्मान उन्हें आने वाले अज्ञात डर से भयभीत भी कर रहा था। जितने खबरिये थे डरे भी हुए थे कि ये जो है उनकी मतलब आशा से अधिक नहीं, उनकी योग्यता से अधिक उन्हें सम्मान मिल रहा था और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतना सम्मान हमको काहे दे रहे हैं। इसी वजह से वो एक अज्ञात डर से भयभीत भी हो रहे थे कि कहीं कुछ जो है वही बकरा हलाल करने के पहले उसका तिलक वगैरह किया जाता है ना, तो कहीं ऐसा खैर, पात्रता से अधिक प्राप्ति व्यक्ति में बिल्कुल वैसे ही भाव का संचार करती है जैसे ठंड में कुकुड़ता सिकुड़ता हुआ व्यक्ति किसी दूसरे की रजाई को खींच के ओढ़ लेता है, बिल्कुल वैसे। और उस समय वो रजाई के अंदर भी ठंड से कांपता रहता है क्योंकि उसे यह चिंता बनी रहती है कि पता नहीं कब रजाई छिन जाए, रजाई का मालिक कब आकर उसे अपनी रजाई छुड़ा ले हैं। तो इस डर से उसे ठंड लगती रहती है रजाई के अंदर में होने के बावजूद भी। तो कुछ ऐसी ही मनोदशा खबरियों की भी हो रही थी। तो आदरणीय भाई साहब खबरियों के मनोभावों को समझ तो रहे थे और जिससे उन्हें गुदगुदी सी मची हुई थी, किंतु उन्होंने अपने आनंद को छुपाते हुए गले को खखार कर साफ किया और भक्ति भाव से बोलने लगे। जैसे द्वापर युग में लुप्त लोचन धृतराष्ट्र को भगवान द्वारा अर्जुन को सुनाई गई गीता सुनाने वाला संजय आदरणीय और ऋषि तुल्य था, वैसे ही इस कलयुग में आप लोग भी उस संजय की भांति पूजनीय हैं, द्रव्य दक्षिणा के योग्य हैं। आप वाकई में इसके योग्य हैं, डरे नहीं। साथियों, जैसे महाभारत में संजय को दूर का दिखाई देता था, वैसे ही आप लोगों को भी वो सब दिखाई देता है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। जैसे राजा धृतराष्ट्र संजय के कथन को सत्य मान रहा था, वैसे ही प्रजातंत्र में प्रजा आपके कथन को ही सत्य मानेगी। संसार का एकमात्र सत्य वही है जो आप लोग देखेंगे और बताएंगे। आज के दौर में प्रजा ही राजा है और आप उसके संजय। जैसे संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, वैसे ही आपको भी संविधान ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहकर दिव्य दृष्टि का वरदान दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, लोग कहते हैं कि युग बदल गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि सब कुछ तो वही है, कुछ नहीं बदला है।
आज भी सत्ता का संघर्ष हो रहा है, आज भी भाई ही भाई के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए है, आज भी द्रौपदी का चीरहरण होता है और भीष्म पितामह मौन रहते हैं, आज भी द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा के बदले राज्य प्राप्त कराना चाहते हैं, आज भी एकलव्य से अंगूठा लिया जाता है और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान से स्वयं की छाती पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, और सबसे बड़ी बात कि आज भी कृष्ण मौजूद है, तो इसको मत भूलिएगा। तो आप सभी हमारे लिए खबरी नहीं हैं, आप सभी दूत हैं। ये परंपरा महाभारत से चली आ रही है। तो इस तरह हमारे ओझा जी ने इतना बड़ा प्रवचन दिया और वायरस दुबे जी के कहे अनुसार उन्होंने ये स्पीच तो दे मारी। अब आगे क्या होता है ये भाग 3 में आपको बताया जाएगा, और तब तक आनंद लीजिए और सबको सुनाइए। अच्छी कहानी है नहीं, ओझा जी नहीं बोल रहे हैं, श्रोता जो आप लोग हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। जो कहानी जो सुना रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, ये ओझा जी या ये वायरस दुबे जी का वाक्य नहीं है। ठीक है, तो तीसरे अध्याय का तीसरे चरण का इंतजार करिए, तब तक सबको सुनाइए। पहला भाग पहले डाल ही दिए थे, वो भी सुन लीजिए ना सुना हो तो। है चलिए, धन्यवाद।